वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 ऑफ आवर प्रीवियस चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे मेडाइवल सोसाइटी यूरोप और इंडिया की। तो इसमें हम देखेंगे इंडियन सोसाइटी का क्या सिनेरियो था उस टाइम पे। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर जो है इंडियन सोसाइटी का वो उस टाइम पे डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स था। रीज़न बीइंग कि वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल इंडिया में आज भी रहते हैं। ठीक है, वेरियस रिलीजन, लैंग्वेज, ठीक है, और वेरियस कैटेगरीज। ठीक है, उस टाइम पे जो एक इवेंट हुआ वो था इन्वे एक सेकेंड इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय तुर्क्स। जो तुर्क्स थे उन्होंने इंडिया को क्या किया, इन्वेड किया, इंडिया पे अटैक किया। तो बहुत सारे लोग इनके साथ आ गए, कहाँ से भाई, सेंट्रल एशिया से। ठीक है, सस्टेनेंस के चांस में कि भाई ठीक है, वहाँ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अलग अलग देशों से अटैक हो रहे हैं, हम भी कहीं पर जाके अटैक कर रहे हैं या फिर लड़ाइयाँ हैं, तो हम जाकर इंडिया में सेटल हो सकते हैं, माइट भी। उनके साथ वो आ गए। ठीक है, उन्होंने अपना इंडिया में ही रहना सहना स्टार्ट कर दिया और इंडियन सोसाइटी का वो क्या बन गए, पार्ट। और उन्होंने खुद की आइडेंटिटी बना ली इंडिया की सोसाइटी के अंदर ही। ठीक है, और बहुत सारे मात्रा में लोग आए जिनका रिलीजन और क्रीड जो है डिफरेंट था एज कम्पेयर टू ओरिजिनल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कि जो लोग पहले से इंडिया में रहते थे उनसे अलग ही इनका जो है रिलीजन और अलग ही ग्रुप थे ये। ठीक है, देखिए इस अराइवल की वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज इंडिया की उसमें आने लगी सोसाइटी के अंदर। और इकोनॉमी डेफिनेटली इंडिया की किस पे बेस्ड थी भाई, एग्रीकल्चर पे। किस पे, एग्रीकल्चर पे। तो डेफिनेटली बहुत सारे किसान यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर के अंदर रोल प्ले करते थे। खेती जो है आज भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए द सोसाइटी हेयर वॉज रूरल एंड इंक्लूडेड मैनी कैटेगरीज ऑफ पीजेंट्स अपार्ट फ्रॉम जमींदार्स। आज भी ये इंडिया की सोसाइटी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। और सोसाइटी उस टाइम पे क्या थी, रूरल, क्या थी भाई, ग्रामीण। आज भी ज़्यादातर लोग ग्रामीण ही है, नियरली 65, वी कैन से मोर देन 50%। ठीक है, मैनी कैटेगरीज जो है जमींदार की भी थी, पीजेंट्स की भी वेरियस कैटेगरीज इंडिया में मिलती थी। वही जो सेम यूरोप के अंदर था वही सेम इंडिया में सिचुएशन था। पीजेंट्स का, जमींदार थे उनके ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर हेड थे, किंग थे, ये सब स्ट्रक्चर सेम है। इसके अलावा देखिए अर्बन क्लास भी थी यहाँ पर। उसमें वेरियस क्लासेस थी, जैसे शहर में कुछ व्यापारी रहते थे या आर्टिस्ट रहते या बहुत सारे विद्वान रहते पढ़े लिखे। ठीक है, और बहुत सारी क्लासेस जो है सोसाइटी में रिलीजन और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी थी। यानी अगर हम रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या फिर सोसाइटी की वैसे स्ट्रेटिफिकेशन देख लें कि सोसाइटी में कितने टाइप के लोग थे, तो वेरियस टाइप के लोग यहाँ पर इंडिया में उस टाइम पे प्रेवलेंट करते थे, रहते थे। ठीक है, एज कम्पेयर टू यूरोप, इंडिया में डार्क एज नहीं था। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी कौन सी थी भाई, रूलिंग क्लास, जो हर देश में होती है। ठीक है, मेडाइवल टाइम्स में तो खासकर जो रूल करते हैं कंट्री में, इनमें इंपेरियल पावर होते थे और सेंट्रल लेवल पे ये काम करते थे। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्लास जो होती थी, इनके अंडर काम करने वाले, हम बात कर रहे हैं रूलिंग क्लासेस। रूलिंग क्लासेस सिर्फ एक नहीं होता, एक होता है सेंटर, देन लोकल लेवल, फिर उसके नीचे लेवल। ठीक है, इसके बाद लोकल राजा आ जाते थे, चीफ होते थे, कुछ जमींदार होते थे जो लोकल लेवल पे राज करते थे, राजा के लिए काम करते थे। इनका मेन काम क्या होता था भाई, ऑफिशियल वर्क, ऑफिस का काम करना। और पावर इनको मिलती थी, सैलरी इनको मिलती थी। ठीक है, और यूरोपियन फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह दे वर नॉट द ओनर्स ऑफ लैंड बट दे वर सर्टेनली इन्फ्लुएंट। बस ये फर्क था इंडिया और यूरोप की फ्यूडल सोसाइटी में, दैट दे वर नॉट द ओनर्स ऑफ लैंड। जमीन इनके नाम डायरेक्ट नहीं थी, ये कंट्रोल में थी राजाओं के या फिर पीजेंट्स के। ठीक है, ये मेनली इन्फ्लुएंशियल थे, रिच थे, लेकिन टैक्स कलेक्शन की इनकी पावर अच्छी खासी थी। अर्लियर जो है इस टाइम पे कंट्रोल ऑफ पावर विद द लोकल रूलर्स, बट आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, इस पे चर्चा कर लेते हैं हम थोड़ा सा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया इसको। ठीक है, इसकी स्थापना के बाद द कंट्रोल ऑफ द तुर्क्स ऑन सेंट्रल पावर ब्रोट देम टू सेकंड कैटेगरी। ठीक है, जो सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी में क्या था कि भाई हमारे पास रूलिंग क्लास है, एक राजा है, उसके नीचे लोकल चीफ है, जमींदार हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और तुर्क्स जो है सेकंड कैटेगरी में आने लगे धीरे धीरे। मतलब वो नए थे देश में, नए, बिल्कुल न्यू उनके लिए एरिया था। लेकिन धीरे धीरे पावर इन्फ्लुएंस की वजह से वो रूलिंग क्लास के अंदर आने लगे, धीरे धीरे रूल करने लगे, ऑफिशियल्स के तौर पे वो काम करने लगे। कब से, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद से। ठीक है, देन द पोजीशन रिमेन सेम, मुगल टाइम पे भी सेम पोजीशन था तुर्क्स का। ठीक है, और देर वॉज अ क्लास विद इन द रूलिंग क्लास जो
गांव में रहते थे और पावर अपनी मेंटेन रखते थे। ठीक है, ये कह रहा है रूलिंग क्लास के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जो गांव को कंट्रोल करते थे, गांव को संभालते थे और काफी ज्यादा पावर वो गांव के अंदर एंजॉय करते थे, जैसे जमींदार हम कह सकते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या था भाई? जमींदार। क्या था इनका नाम? जमींदार या लैंड ओनर्स, जिनके पास जमीन होती थी। ठीक है, रिमेंबर दिस, ये होते थे जमींदार्स। ठीक है, देन इनके पास क्या क्या होता था? बहुत बड़ी जमीन होती थी। ठीक है, और स्टेट को इनका काम दिया था मेनली टैक्स कलेक्ट करने का। यानी आप बात को समझिए कि भाई एक रूलिंग क्लास है सेंटर में इंडिया के अंदर, उसमें तुर्क्स का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने लगा धीरे धीरे। एक पावर है विलेज के अंदर जो रूल कर रहे हैं और उनको बोलते हैं हम जमींदार या लैंड ओनर्स। अब जमींदार के पास जो है ना खुद की जमीन नहीं है ज़्यादा, लेकिन उनके पास क्या पावर है? टैक्स कलेक्ट करने की मेनली पावर है, तो वो अपनी मर्जी का टैक्स कलेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, इसके बदले में उनको राजा से क्या मिलते? रेम्यूनरेशंस मिलती थी, यानी पावर मिलती थी और टैक्स सैलरी वगैरह मिलती थी। ठीक है, गांव में सबसे टॉप पोजीशन जमींदार की होती थी इंडिया के अंदर उस टाइम पे। उनके पास खुद की आर्मी थी, खुद के किले थे और एक सिंबल ऑफ प्रेस्टीज था ये सब कि भाई मैं आर्मी रखता हूँ, मेरे पास किला है, राजा ने मुझे पावर दी है, तो मेरी एक ज़्यादा वैल्यू है गाँव के अंदर। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स जो कंट्री थे इन राजाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता था। जमींदारों की हम बात कर रहे हैं मेनली, राजा इनको नायक भी बोल देते थे, राय भी, चौधरी भी, एक्सेट्रा। कहीं कहीं पर इनको राजा भी बोल दिया जाता था। ये सभी जमींदार ही थे, बस इनका नाम अलग अलग ये रख दिया जाता था। इनकम इनकी लिमिटेड थी इन कंपैरिजन टू अर्बन एलिट। शहर में जो लोग राज करते थे, शहर में जो लोग कंट्रोल करते थे शहर को, उनके कंपैरिजन में जमींदारों की इनकम इंडिया में थी कम। ठीक है, ये अपना ऑर्डिनरी फार्मर्स की तरह ही रहते थे, मतलब जमींदार के तरीके से अपना गांव में निकलते, खेती बाड़ी देखते। ठीक है, और किसानों से बात करते, उनको जस्टिस प्रोवाइड करना, आर्मी मेंटेन रखना, ये सब था। ठीक है, लेकिन कई बार ये सेंट्रल पावर को भी चैलेंज कर देते थे। राजा को भी लगता था कि ये चैलेंज कर सकते हैं, व्यक्ति पावरफुल हो रहे हैं। कई जमींदार ऐसे थे जो डायरेक्ट दिल्ली से भी लड़ाई कर लेते थे। ठीक है, अगला है मवासात। यहाँ पर क्या है देखिए, बहुत सारे फार्मर्स नीदर पेड टैक्स, ना कुछ फार्मर ऐसे थे जो टैक्स नहीं देते थे सरकार को, ना ही वो सरकार के ऑर्डर को मानते थे, और कई बार अटैक भी कर देते। राजाओं के साथ उनकी लड़ाई होती रहती थी। इन एरियाज को बोला जाता था मावाज या मावासात। ठीक है, याद रखिएगा, मावासात वो एरिया था जो कंट्रोल में रहना नहीं चाहता था, ना ही टैक्स देना चाहता था सरकार को। ठीक है, रूलिंग क्लास हम पढ़ रहे थे, इसमें आगे देखते हैं रूलिंग क्लास में कौन कौन से व्यक्ति थे। देखिए, अगर हम बात करें, सरकार में बैठे होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जैसे आज के टाइम पे भाई आईएएस, भाई आईपीएस होते हैं, तो ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स उस टाइम पे थे, मंत्री वगैरह हैं, वजीर है, एक्सेट्रा। और गांव में होते थे स्टेट्स में जमींदार। सोर्स ऑफ इनकम क्या था? टैक्स। ठीक है, जमीन से टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, मेनली किससे टैक्स आता था? जमीन से, यानी एग्रीकल्चर से। या तो इनको कैश में सैलरी मिलती जमींदारों को, या फिर इनको वहां से टैक्स कलेक्ट करने की पावर मिलती, और इसी टैक्स से कुछ परसेंटेज ही अपनी सैलरी रख लेते थे अपनी मर्जी की। ठीक है, बाकी का जो हिस्सा राजा ने मांगा है वो तो प्रोवाइड करना होता ही था। एरिया हुज लैंड रेवेन्यू वाज असाइन टू देम वाज कॉल्ड इक्ता। अच्छा, जिस जमीन को इनको दिया जाता था, जो जमीन इनको दी जाती थी, उसका क्या नाम था भाई? इक्ता। रिमेंबर दिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि इक्ता क्या है, तो इक्ता वो जमीन का हिस्सा है जो इनको दिया जाता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसको इक्ता बोलते थे, और इनको कई बार इक्तादार भी बोल देते थे, क्योंकि इनके पास क्या था? इक्ता। हम बात कर रहे हैं 13th और 15th सेंचुरी के टाइम में। ठीक है, अब जमींदार आ गया। हम बार बार पढ़ रहे हैं जमींदार क्या होता है। देखिए, जमींदार की डेफिनेशन देख लीजिए, ये वो लोकल राजा होता है, लोकल रूलिंग क्लास है मेडाइवल इंडिया के अंदर, जिनके पास अधिकार था राज करने का। ठीक है, जिनके ऊपर ये राज करते थे, जिस जमीन पे राज करते थे, इसलिए इनको क्या बोल देते थे? जमींदार। और इनके सिस्टम को, इस सिस्टम को क्या बोलते थे? जमींदारी सिस्टम, जिसके तहत एक जमींदार अपॉइंट किया जाता था एक पर्टिकुलर एरिया में, और उसका काम था वहां पर राज करना और टैक्स कलेक्ट करना। इनके पास ऑफिशियल अथॉरिटी होती थी वहां पर राज करने की। तो ये तो हो गया हमारी रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास में हमने दो कैटेगरीज देखी, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सेंटर में हमने देखा राजा है, उसके ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं। उसके बाद हमने देखे गांव लेवल पे जमींदार हैं, उनके पास टैक्स कलेक्ट करने की पावर है, जो जमीन उनको दी जाती है उसको इक्ता बोलते हैं। ये सब हमने पढ़े। लेकिन कुछ किसान जो टैक्स नहीं देते थे, उनको, उनके ग्रुप्स को बोलते थे मवाज और मवसात। ठीक है, सेकंड कैटेगरी जो इंडिया में उस टाइम पे थी वो थी रिलीजियस क्लास। देखिए, एक फर्क यहीं से दिख जाता है, यूरोपियन क्लास में सबसे टॉप की कैटेगरी ही रिलीजन पे बेस्ड थी, लेकिन इंडिया में सेकंड कैटेगरी ही रिलीजियस क्लास है। ठीक है, ये कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम ऑल्सो लिव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वेरियस रिलीजियस एक्टिविटीज होती रहती थी, सभी धर्मों की अपनी अपनी एक्टिविटी थी, सब अपनी धर्म को अपना पालन करते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स में जो लोग थे, जो
मुस्लिम ग्रुप्स को संभालते थे, जो उनके प्रीस्ट थे उनको बोलते हैं उलेमा। क्या बोलते हैं? उलेमा। जो मुस्लिम लोगों के प्रीस्ट होते हैं उनको क्या बोलते थे उस टाइम पे? उलेमा। ठीक है। अलोंग विद टीचिंग और लर्निंग, ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी शामिल होते थे, बच्चों को पढ़ाना या शिक्षा प्रोवाइड करना, धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड करना उलेमास का ये काम था। जैसे नॉर्मली हिंदू धर्म में पुजारियों का काम तो उस टाइम पे टेम्पल्स में सेम वही उस तरीके से, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में एंगेज होना। ठीक है। अब मस्जिद में जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते थे उनको बोला जाता था मौलवीज। रिमेंबर दिस। फिर आते थे मौलवीज। ठीक है। टीचर्स ऑफ मदरसाज होते थे और मकतब, ये दो स्कूलिंग्स हो गई, मदरसा और मकतब स्कूलिंग में आ गया। और कई बार कोर्ट के जज के तौर पे भी काम करते थे ये उलेमास। ठीक है। बेसिकली उलेमास को सभी रूल पता थे मुस्लिम धर्म के। और मौलवीज किस में काम करते? मोस्क में। मदरसा और मकतब के टीचर्स भी होते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए। और कोर्ट के जज भी ये अपने मुस्लिम रूल के अकॉर्डिंग होते थे। ठीक है। अब इनको नॉलेज होता था रिलीजियस टेक्स्ट का, इस्लाम की जितनी भी बुक्स हैं उनका सभी का इनको नॉलेज होता था। अब हिंदूज में बात कर लेते हैं। इस क्लास को बोला जाता था मेनली ब्राह्मण्स उस टाइम पे, और इनका काम था रिलीजियस एक्टिविटीज़ करना। ब्राह्मण्स के द्वारा इंडिया में उस टाइम पे ज़्यादातर एक्टिविटीज़ की जाती थी रिलीजियस, और सभी रिलीजियस एक्टिविटीज़ सिखाना कहाँ पर? भैया तो टेम्पल में, या फिर उसके लिए पाठशाला होती थी जिनको हम स्कूल्स बोलते हैं, वहाँ पर। ठीक है। लोग इनके जो है डोनेशन प्रोवाइड करते, दोनों धर्मों में डोनेशंस प्रोवाइड की जाती थी, सो दैट इस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, एजुकेशन वगैरह रिलीजियस एक्टिविटीज़ को। ठीक है। ऑलमोस्ट ये कह रहा है हर गांव में जो है एक ब्राह्मण का घर होता था, जिसका मेनली काम होता था उस गांव में रिलीजियस एक्टिविटीज़ को देखना या पढ़ाना लिखाना। ये सब हिंदू धर्म में हम बात कर रहे हैं। ऑल द रिलीजियस वर्क उस गांव में किया जाता था उस ब्राह्मण के द्वारा। और ब्राह्मण जो हिंदूज में थे और उलेमा जो मुस्लिम में थे, ठीक है, वो मैरिज भी करवाते थे एक कस्टम के तौर पे। मतलब अगर मैरिज में भी किसी को बुलाया जाएगा दोनों धर्मों में, तो हिंदू धर्म में ब्राह्मण्स को बुलाया जाता था और मुस्लिम धर्म में उलेमास को बुलाया जाता था। वो इस मैरिज को कंप्लीट करवाते थे। ठीक है। अब आ जाइए, उलेमा हम पढ़ रहे हैं, कुछ वर्ड्स हम देख लेते हैं इनका कंप्लीट डेफिनेशन। उलेमा की बात करें, उलेमा एक प्लूरल फॉर्म है। क्या है? प्लूरल फॉर्म है पर्सन वर्ड अलीम का। भाई अलीम एक वर्ड है, उसका एक प्लूरल फॉर्म क्या बनता है भाई? उलेमा। क्या बनता है? उलेमा। ठीक है जी। अलीम का मतलब होता है इल्म। इल्म मतलब बेसिकली नॉलेज की। इन व्यक्ति को नॉलेज थी, यानी ये नॉलेज जो थी उसको बोलते हैं अलीम। इनको कंप्लीट नॉलेज थी रिलीजियस इनकी रिलीजन की चीज़ों की। ठीक है। और मुस्लिम सोसाइटी में ये पढ़े लिखे लोग माने जाते थे, इनको बोलते थे उलेमा। फिर आता है मकतब, एक वर्ड। मदरसा और मकतब हमने पढ़ा था। मकतब एक टाइप ऑफ स्कूल था जहाँ पर स्टूडेंट्स को रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी। अल्फ़ाबेट तो सिखाए ही जाते थे भाई, इसके अलावा रिलीजन की टीचिंग्स या रिलीजियस बुक्स भी पढ़ाई जाती थी। उन सभी ग्रुप क्या बोलते हैं उन स्कूल्स को? मकतब। क्या बोलते हैं भाई? मकतब। ठीक है। अब एक वर्ड आता है यहाँ पर बलूतेदार। क्या आता है भाई? बलूतेदार। ये वो विलेज सर्वेंट्स होते थे मेडाइवल टाइम्स में, जिनको कुछ हिस्सा क्रॉप का मिल जाता था और उसके बदले में वो काम करते थे। जैसे हमने वहाँ पर देखा था स्लेव्स यूरोपियन सोसाइटी में, तो उनको इंडिया में क्या बोलते थे? बेसिकली बलूतेदार्स। क्या बोलते थे? बलूतेदार्स। इनका काम क्या होता था? ज़मीन पे खेती करना, काम करना ज़मींदार के लिए, और उसके बदले में कुछ परसेंटेज इनको क्रॉप का हिस्सा मिल जाता था। ज़्यादातर ये कहाँ मिलते थे? इनका नंबर था 12। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। और इसमें कौन कौन से टाइप के व्यक्ति थे जो काम करते थे? बदले में क्रॉप मिल जाती थी भाई। जरूरी नहीं है अकेली खेती करते थे भाई। सुनार हो गया, पोर्टर्स हो गए, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, कोली। कोली किनको बोलते हैं भाई? बोट बनाने वालों को या बोट चलाने वाले को। ठीक है। पूरे साल ये काम करते और लास्ट में इनको फसल का कुछ हिस्सा मिलता खाने पीने के लिए। अपना इनका एक ये सिस्टमेटिक वर्क था। ठीक है। मेडाइवल पीरियड में इसके अलावा ये कह रहे हैं कि लोकल जो राजा होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे गवर्नमेंट के काम में। बहुत सारे लोग जो है लोकल रूलिंग क्लास से इस पोस्ट पे जाते थे। ठीक है भाई। मतलब गांव में अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है, ब्रेव इंसान है, उसको अपॉइंट कर दिया जाता था ऑफिस के किसी वर्क के लिए। जरूरी नहीं जमींदार ही हो, इसके अलावा सरकार के और भी अन्य काम थे। यानी इंडिया में डार्क एज का सिस्टम नहीं था ज़्यादा। ठीक है। इंडिया में काम हो रहा था, लोगों को जो काम था मिल रहा था। ठीक है। एजुकेटेड लोग थे या फिर जो स्किलफुल लोग थे उनको काम था। ठीक है। अच्छा, इन लोगों को क्या बोला जाता? और नायक जो है साउथ इंडिया में, हम किन की बात कर रहे हैं यहाँ पर? जमींदार्स की। जमींदार्स के और क्या क्या नाम है? नायक बोलते हैं साउथ में, राय बोलते हैं साउथ में, चौधरी बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, राणा बोलते थे राजस्थान के अंदर। तो ये सभी पहले जमींदार के तौर पे होते थे। बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि ये राजा बनते हैं, अपनी पावर इंक्रीज करते हैं, किंगडम बनाते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं।
इसके अलावा थर्ड कैटेगरी जो इंडिया में तो उस टाइम पे वो करते थे, ट्रेड और शॉपकीपर्स होते थे। ये सोसाइटी का एक मेन सेक्शन था क्योंकि इकोनॉमी इनके बलबूते पर भी चलती थी, और ऐसा माना जाता है कि इंडिया में वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मर्चेंट्स भी यहाँ पर उस टाइम पे इंडिया में रहते थे, और दो तरीके के व्यापार करते, एक था इंटरनेशनल, ठीक है, और दूसरा था इंटर रीजन, यानी देश के अंदर अंदर और एक देश के बाहर। दो तरीके के व्यापार इनके द्वारा किए जाते थे। इन लोगों को क्या बोला जाता था भाई? सेठ, वोहराज एक्सेट्रा, ये जो रीजनल ट्रेड करते थे। और इसके अलावा जो दुनिया में ट्रेड करते हैं उनको बोले जाते थे ट्रेडर्स और बनिक्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आ जाते हैं एग्जाम्स में कई बार, ठीक है। मर्चेंट्स डिड नॉट बिलोंग टू एनी वन कास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक धर्म या एक कास्ट से मर्चेंट नहीं होता था, कोई भी कास्ट या कोई भी रिलीजन का व्यक्ति जो है उस टाइम पे व्यापारी बन सकता था। यूरोप की तरह एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था कि आप ही ये काम कर सकते हैं बस, ठीक है। यानी इंडिया वाज उस टाइम पे बहुत मच अहेड ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, ठीक है। जैसे अगर हम व्यापारियों की बात करें, राजस्थान के व्यापारियों को क्या बोला जाता था? तो भाई मारवाड़ी, ठीक है। ये कुछ अमीर लोग पोर्ट सिटीज़ में भी रहते थे। पोर्ट सिटीज़ कैसे? जैसे इंडिया का ये हिस्सा है, यहाँ पर पोर्ट्स बने हुए हैं, यहाँ पर शहर हैं भाई, जैसे मुंबई, भाई विशाखापट्टनम एक्सेट्रा, यहाँ पर पोर्ट्स हैं व्यापार के लिए। समुद्र के द्वारा जो व्यापार होते हैं ये वहाँ पर भी रिसाइड करते, क्योंकि इससे क्या होता है कि इनका सामान का आदान प्रदान आसान हो जाता था, ये वहाँ पर डायरेक्टली उससे डील कर सकते थे, ठीक है। रिच होने के बावजूद भी ये अपने आप को गरीब ही दिखाते थे ताकि लूटपाट ना हो। और यूजुअली मर्चेंट अपने नीचे एक शॉप बनाते और ऊपर की तरफ रहते थे ज़्यादातर, ठीक है। आज भी आप देख सकते हो इंडिया में ये सिस्टम है, ठीक है। दो स्टोरी घर आज भी देखने को मिलते हैं दिल्ली जैसी जगहों में, जहाँ पर नीचे दुकान ऊपर मकान, इस टाइप से एक सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। मर्चेंट शॉपकीपर भी होते थे, देखिए व्यापार तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा जब इन्होंने घर बनाया कि नीचे दुकान है ऊपर मकान है, तो एक टाइप से शॉपकीपर का भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है। शॉपकीपर का भी ये काम कर रहे हैं। ये हो गई हमारी थर्ड क्लास इंडिया की। फर्स्ट इज रूलिंग, सेकंड रिलीजियस क्लासेस हमने देख ली, और थर्ड हमने देखे व्यापारी लोग, ठीक है, अलग अलग टाइप के। अगली क्लास है पीजेंट्स, जो किसान हैं, जो जमींदारों के अंडर काम करते थे, गांव में खुद की खेत में काम करते थे, उनको हम बोलते हैं पीजेंट क्लास, ठीक है। इंडिया में उस टाइम पे सबसे बड़ा ग्रुप जो था वो पीजेंट्स का ही था, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी कि एंटायर सोसाइटी का पालन पोषण करना, और डेफिनेटली ये तो है ही, किसान का आज भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। और लेकिन कंडीशन वाज पैथेटिक एज दैट ऑफ यूरोपियन एग्रीकल्चर, यूरोप के अंदर जो खेती करने वाले पीजेंट्स थे उनकी तरह इंडिया में भी खेती करने वालों की सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। और इंडिया में बहुत सारी क्लासेस खेती करती थी, कोई एक पर्टिकुलर क्लास नहीं, ठीक है। कुछ एक पहली कैटेगरी कौन सी थी? जिनके पास खुद का खेत था, जिनके पास खुद का क्या था? खेत। लेकिन 16-17 सेंचुरी में क्या होते हैं, इन लोगों को बोला जाता है खुद कश्त। खुद कश्त मतलब खुद खेती करने वाले, खुद की जमीन पे, ठीक है, खुद की जमीन पे खेती। सेकंड कैटेगरी क्या आ गई भाई? पही कश्त। रिमेंबर दिस नेम, ये एग्जाम के लिए सीधा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, खुद कश्त आ जाएगा आपके एग्जाम में, या फिर पीजेंट्स की कैटेगरी आ जाएगी। पहली कैटेगरी आप लिखेंगे खुद कश्त, भाई सेकंड कैटेगरी आप लिखेंगे भाई पही कश्त, पही कश्त, ठीक है। पही कश्त क्या है भाई? वो फार्मर्स हैं, अपर और आउटर लिखा हुआ है, देखिए पही का मतलब क्या होता है? जो अपर है या आउटर है। दे वर द फार्मर्स हु यूज्ड टू कल्टीवेट इन अनदर विलेज एंड हैव टेम्परेरी हट्स इन देयर, मतलब ये वो किसान हो गए जो उस गांव में नहीं रहते थे, किसी और एरिया से बिलोंग करते, लेकिन इस गांव में क्या करने आते? खेती, या फिर यहाँ पे किराए पे ज़मीन ले लेते कि हम खेती करेंगे, ठीक है, जो आज भी देखने को मिलता है, ठीक है। पहिकश्त जो है उनके पास उतनी ही ज़मीन होती थी जितनी उनके पास लेबर थी, या जितना वो किराए पे लेते थे, जितने पे खेती करना चाहते थे। लेकिन खुद कश्त के पास जितनी भी ज़मीन है, ज़रूरी नहीं सब पे वो खेती करते हो सकता है 10 किले में से 8 पे खेती कर रहे हैं। तो खुद कश्त क्या होगा? जो खुद के ज़मीन है, खुद की खेती। पही कश्त जो दूसरे की ज़मीन पे जाके खेती करते, दूसरे गांव में जाके खेती करते, ठीक है। मेडाइवल टाइम्स में एक थर्ड कैटेगरी और थी किसानों की, जिनके पास खुद की भी ज़मीन नहीं थी, और वो दूसरे के गांव में जाके खेती करते, लेकिन सेम गांव में भी कर सकते थे खेती। उनको क्या बोलते थे भाई? वो एक टाइप से सर्वेंट्स के तौर पे काम करते, यानी रयती और मुजारियन उनको बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? थर्ड कैटेगरी को रयती और मुजारियन, ठीक है जी। ये वो किसान थे जो किसके ज़मीन पे काम करते थे? ज़मींदार की ज़मीन पे जाके काम करते थे। खेती तो करते लेकिन ज़मींदार की ज़मीन पे। इनकी कंडीशन तो इन तीनों में सबसे ख़राब थी, क्योंकि इनका मेजर सोर्स जो सरकार का था, जो राजा का मेन सोर्स था कमाई का, हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, वो था ज़मीन से रिवेन्यू, ठीक है। अब ज़मीन से रिवेन्यू ही अगर देश चला रहा है,
तो डेफिनेटली ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा किसान का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कमाए ज़मींदार, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स राजा को दे और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कलेक्ट कर पाए। ठीक है। गांव में क्या होता था, देखिए लैंड ओनर्स थे, किसान थे और अदर जो आर्टिस्ट थे, कारपेंटर है, बार्बर एक्सेट्रा, वो एक विलेज कम्युनिटी का पार्ट बन जाते थे। डेफिनेटली खुद की एक कम्युनिटी उनकी बन जाती थी, बेशक वो किसी भी जगह से रहने आए हो, वो एक कंप्लीट फैमिली के तौर पे काम करते थे। ठीक है। अब पीजेंट्स में बात करते थे कि कंटेम्प्रेरी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मेंशन करते हैं वेरियस टाइप ऑफ पीजेंट्स। मेडाइवल की भाई जो मेडाइवल टाइम था इंडिया में, उसमें बहुत सारे टाइप के किसान थे, बहुत सारे टेक्स्ट ऐसा बताते हैं। उनमें से कुछ 3 कैटेगरीज हम दोबारा देख लेते हैं, वो हमने पढ़ लिया वैसे तो। खुदकश्त, ये वो किसान है जिनके पास खुद की ज़मीन है, खुद की प्लो, खुद की बैल वगैरह, और खुद ही वहाँ पर खेती कर रहे हैं। ठीक है। पहिकश्त जो बाहर से आके खेती करते या दूसरे एरिया से आके खेती करते। मुजरियंस होते थे जो खुद के पास ज़मीन नहीं थी, ज़मींदार की ज़मीन पे खेती करते। तो 3 टाइप के हमने किसान यहाँ पर पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए भाई? 3 टाइप के हमने यहाँ पर किसान। ठीक है। अगला जो ग्रुप है सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, वो है वीमेन। वीमेन का मेडाइवल इंडिया में क्या सिचुएशन था, सोसाइटी में क्या रोल था, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था कि मैरिज जो है गर्ल की बचपन में ही कर दी जाती थी भाई, बचपन में ही जो है शादी कर दी जाती थी। ठीक है। बचपन में ही जो है शादी कर दी जाती थी। एजुकेशन का सिस्टम था, लेकिन कुछ लोग ही पढ़ पाते थे, जैसे जो रिच फैमिलीज थी, एरिस्टोक्रेट्स थे, या फिर जो जमींदार्स के फैमिलीज थी, उसमें लड़कियों को रीडिंग, राइटिंग, हॉर्स राइडिंग, वही जो यूरोपियन सोसाइटी में होता था उस टाइप से सिखाया जाता था। लेकिन मैरिज के बाद कंप्लीटली एक बाउंड्री बोले घर की 4 दीवारी में ही जीवन मोस्टली 99% का हो जाता था। ठीक है। कुछ फैमिलीज थी रॉयल की जो कुछ ओकेजन्स पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वैन रानी नायकी देवी एंड रानी दुर्गावती, वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, वेंट अहेड एंड लेड द आर्मी अगेंस्ट इन्वेडर्स। इन्होंने लड़ाइयाँ की इन्वेडर्स के खिलाफ, खुद इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आर्मी के अंदर और अपने राज्य को बचाया। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स तो हैं डेफिनेटली, बट ओवरऑल जो कंडीशंस थी वो ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी। ठीक है। चाइल्ड मैरिज तो प्रिवेलेंट था ही, इसके अलावा पोलीगैमी भी था। ठीक है। एक व्यक्ति की बहुत सारी शादियाँ हो जाती थी। तो ये सब महिलाओं का जो है एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी उस टाइम पे थी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम वाइफ, बहुत सारी वाइफ होने के अलावा बहुत सारे जो इलेजिटमेट वाइफ होती थी, मुस्लिम रूलर्स के हरम में रहते थे वो। ठीक है। बहुत सारे स्लेव्स होती थी महिलाएं। ठीक है। अच्छा, एक सिस्टम और था, वही सती सिस्टम बहुत प्रिवलेंट था उस टाइम पे। और इसके अलावा इस पीरियड में एक सिस्टम और था जिसका नाम है जौहर सिस्टम। क्या था भाई? जौहर सिस्टम इस टाइम पे था। इसमें क्या होता था, एक पर्दा सिस्टम था। ठीक है। तो जौहर सिस्टम हो गया एक, एक हो गया पर्दा सिस्टम। ठीक है। तो इस टाइम पे 4 दीवारी में ही मोस्टली महिलाओं का जीवन निकल जाता था मेडाइवल इंडिया के अंदर, अगर हम बात करें। ठीक है। और ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं थी। आप देख सकते हैं मेनली उनको हाउस होल्ड वर्क ही करवाया जाता था, या फिर उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करवाते थे। वो खुद से कुछ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अदरवाइज मेनली उनका ऑफिशियल तौर पर ज़्यादा रोल नहीं होता था। ठीक है। अब देखिए किसी अननोन पर्सन के सामने उनको नहीं बुलाया जाता था, पर्दे में रहना पड़ता था। ठीक है। और 4 दीवारी में उनको सेफ माना जाता था। कुछ महिलाएं अगर कोशिश करती कि पर्दा सिस्टम को, उन्होंने कोशिश की भी, जैसे रजिया सुल्तान है, फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और मीराबाई है हमारे। ठीक है। भक्ति मूवमेंट के अंदर तो उन्होंने कोशिश की। ठीक है भाई, पर्दा सिस्टम वगैरह है, या अपनी जो लाइफ को गॉड के रास्ते पर लेकर गए। ठीक है। या फिर अपना एक राजपाट संभाला, काफ़ी सारी महिलाओं ने कोशिश की। ठीक है। बट दे आर वेरी रेयर, बहुत ही रेयर एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। महिलाओं को बहुत सारे काम होते थे डेफिनेटली, वही जो यूरोपियन सोसाइटी में काम थे कि घर का काम का संभालना है, या सर्वेंट्स को देखना है, या कौन क्या काम करेगा, ये सब अपॉइंट करने का रोल इनका रहता था घर के अंदर। ठीक है। ट्रेड ऑफ, अब यहाँ पर देखिए स्पिनिंग का वर्क होता था, यानी जो कपड़ों का काम था उसमें स्पिनिंग, धागे वगैरह का काम रहता था। थ्रेड जो मुस्लिन का होता था, कहाँ से आता था? बंगाल से आता था। ये वर्ल्ड में फेमस होता था उस टाइम पे। ठीक है। महिलाओं के द्वारा ही इसका काम किया जाता था। ठीक है। तो मुस्लिन का जो थ्रेड है वो कहाँ से आता था? बंगाल से। तो ये सब काम वीविंग के अंदर होते थे। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास है वो है स्लेव्स की कैटेगरी। ठीक है। मेडाइवल टाइम में देखिए स्लेवरी इंपॉर्टेंट उस टाइम पे एक फैक्टर था जो सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करता था। ज़्यादातर किनको स्लेव बनाया जाता था? या तो प्रिजनर्स को लड़ाई के अंदर, या फिर कोई किसान है बहुत गरीब है इंसान, उधार वगैरह के कारण वो स्लेव के तौर पे काम करता था। बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स लगती थी स्लेव्स के लिए।
कहाँ पर, गोवा में है, दिल्ली में, देखिए लगती तो हर जगह ही थी, बट ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें मैन वीमेन चिल्ड्रन को स्लेव्स के तौर पे इंक्लूड करते थे, और कन्वर्टिंग द स्लेव्स टू इस्लाम दे वर डूइंग वेरियस वर्क्स। ठीक है भाई, उस टाइम पे अलग अलग देशों से उनको कैप्चर किया जाता या फिर कन्वर्जन हो जाते थे। ठीक है, उनसे काम करवाए जाते वेरियस टाइप्स के। जैसे अकबर ने ये प्रैक्टिस बंद की थी कि आप प्रिजनर ऑफ वॉर्स को तो स्लेव नहीं बनाएंगे एटलीस्ट। ठीक है, तो अकबर ने काफ़ी सुधार किए थे, उस टाइम पे काफ़ी लिबरल ये किंग थे। इसके बाद है अगली कैटेगरी आर्टिस्ट। कितने टाइप, जैसे हमने मर्चेंट्स पढ़ लिए, ऐसे ही इंडिया की सोसाइटी पे टाइप पे बहुत टाइप के आर्टिस्ट थे, अपने काम में वेरी स्किल्ड थे डेफिनेटली। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम ये करते थे उस टाइम पे, इन विच लार्ज नंबर ऑफ आर्टिस्ट काम किया करते थे। इसके अलावा गांव और टाउन्स में भी अपने गांव में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम था यानी बनाने का कुछ काम था उसमें शामिल थे। ठीक है, और ये अपने आप को यूजुअली कास्ट में ऑर्गेनाइज रखते थे। किस में ऑर्गेनाइज रखते थे भाई? कास्ट में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है आज भी, और उस टाइम पे भी टेक्सटाइल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उसमें सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट काम करते थे। ठीक है, पेपर की इंडस्ट्री में काम करते, सिल्क है, इंडिगो बनाने में, और इसके अलावा गांव में जो है घर से अपना वो काम करते, पूरी फैमिली, आर्टिस्ट की फैमिली काम करती, उसमें महिलाएं बच्चे सब मिलके काम करते थे, कपड़ा बनाने में, पेपर बनाने में, लेदर का काम है एक्सेट्रा, सभी कामों में वो सब पूरी फैमिली इंडल्ज होती थी। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन बात पे कि जो आर्टिस्ट है वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड था भाई। इसमें कह रहा है 2 पार्ट्स में। कुछ आर्टिस्ट वो थे जो कुछ महीने ही काम करते साल के, जैसे तेली, गुड़ बनाने वाले, इंडिगो बनाने वाले, और कुछ होते थे जो पूरा साल काम करते थे। ठीक है, एडवांस इनको क्या मिलता था? देखिए, सबसे पहले एडवांस में रुपया मिलता था काम करवाने वाले से, और बाद में अपना काम करते थे। ठीक है, उनके अंडर बहुत सारे आर्टिस्ट भी काम करते और उनसे काम भी सीखते थे कि सर भाई एज ए उस्ताद के तौर पे काम करते कि हमें काम सिखा दीजिए। काफ़ी सारे आर्टिस्ट अपने पास रखते थे। इंडियन सोसाइटी में इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल उस टाइम पे था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे उन्होंने भी इनका फ़ायदा उठाया और इनसे काम लेना स्टार्ट किया। सस्ता यहाँ से खरीदते, महंगा वहाँ पर बेचते, और काफ़ी रुपए उन्होंने कमाए एज ए प्रॉफिट के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सोसाइटी के अंदर क्या देखोगे आप कि एजुकेशन। जैसे हमने यूरोप में देखा एजुकेशन और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ एंड एन्जॉयमेंट का क्या था इंडिया के पास साधन। देखिए, एजुकेशन की बात करें तो हमारे पास एंशियंट टाइम से यूनिवर्सिटी थी, नालंदा, तक्षशिला, मथुरा, गया, विक्रमशिला, उज्जैन। तो ये सब इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे पढ़ाई लिखाई के। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है किसने आग लगा दी थी? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बहुत सारे ग्रांट्स जो है टेम्पल्स के बंद कर दिए गए थे, टेम्पल्स को तोड़ दिया गया था उस टाइम पे, और इंडियन नॉलेज, साइंस और एजुकेशन सफर्ड अ ग्रेट ब्लो। बहुत सारा लॉस हुआ उस टाइम पे क्योंकि काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ चल रही थी, बट ड्यू टू वॉर काफ़ी सारी चीज़ें डिमोलिश हुई। ठीक है, अच्छा, एजुकेशन स्टार्टिंग में किस पे बेस्ड थी भाई? प्राइमरी एजुकेशन किस पे दी जाती थी भाई? याद रखिए जाए, गुरुकुल सिस्टम पे। पहले होता था गुरुकुल सिस्टम, वो इंडिया में चल रहा था। ठीक है, सुल्तान और मुगल राजा भी जाए थे, उन्होंने भी एक नई लैंग्वेज को प्रमोट किया, पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज को भी ऐड किया कि भाई आप इंडिया में जो एजुकेशन है उसमें पर्शियन और आप अरेबिक लैंग्वेज को भी ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मदरसाज और मकतब भी बनाए गए। ठीक है, इस्लामिक स्टडीज़ के लिए और इस्लामिक बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी यहाँ पर जोर दिया गया सुल्तान और मुगल रूलर्स के द्वारा। ठीक है, एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज में भी कहीं कहीं होती थी। ठीक है, एनकरेज किया जाता था बुक्स लिखने के लिए लोकल लैंग्वेज में भी। ठीक है, मेन रोल जो किसने प्ले किया? जो वहाँ के उस टाइम पे संत थे उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मेजर वर्क्स जैसे आप उस टाइम पे देखेंगे तो काल हान के जो कश्मीर से बिलोंग करते थे उनकी बुक का नाम याद कर लीजिए भाई, राज तरंगिनी। राज तरंगिनी का मतलब है भाई राजाओं की तरंग, राजाओं की तरंग, यानी इसमें सीरीज में राजा बताए गए हैं कश्मीर के। ठीक है, चांद बरदाई की हो गई पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ये लिखी गई है। ठीक है, अमीर खुसराव जो अलाउद्दीन खिलजी का पोएट था, उसका बुक का नाम है तुगलकनामा। तुलसीदास जी की बुक है रामचरितमानस, रिमेंबर दिस। एंड मलिक मोहम्मद जयसी की बुक है पद्मावत। ठीक है, सूरदास जी की सूरसागर है। ठीक है, सूरदास जी का जन्म हरियाणा में ही हुआ और ये अकबर के कंटेम्प्रेरी थे, इनकी बुक का नाम है सूरसागर। ठीक है, अबुल फजल की बुक का नाम है अकबरनामा, ये कोर्ट के पोएट थे, अकबर के पोएट थे। ठीक है, और ये बहुत सारी बुक्स उस टाइम पे लिखी गई। ठीक है, इनसे नॉलेज मिलती है। रिक्रिएशन में म्यूजिक है, डांस है, हंटिंग, रेसलिंग, एनिमल फाइट, चेस। ठीक है, और इसके अलावा त्यौहार भी मनाए जाते थे एंटरटेनमेंट के तौर पे। ठीक है, इस टाइम पे देखिए एक
टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक एडवांस स्टेज पे चल रही थी उस टाइम पे। इंडिया के क्लोथ्स की डिमांड यूरोप में भी थी, या यूरोप यूरोप नहीं, बहुत सारी दुनिया में अलग अलग जगह पे डिमांड थी, ठीक है। जो क्लोथ था यूरोपियन कंट्री में पहुंचता ईस्ट और वेस्ट कोस्ट से। कि अगर हम इंडिया की बात करें भाई, ये इंडिया के पोर्ट्स हो गए, ठीक है। सूरत का पोर्ट हो गया उस टाइम पे भाई, मछलीपट्टनम का पोर्ट हो गया बंगाल का। तो इस रास्ते से जो है अलग अलग जगह समुद्र के रास्ते ये कपड़ा इंडिया का पहुंचता था, ठीक है। डिमांड थी इंडिया के कपड़ों की। और ढाका, कौन से कपड़े फेमस थे, देखिए ढाका का मुस्लिन, ठीक है। ये एक अट्रैक्शन था मार्केट के अंदर, यूरोपियन मार्केट में इसकी ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, उस टाइम पे देखिए कन्वर्जन भी हो रहा था बहुत जगह पर। मेडाइवल पीरियड में क्या है कि इस्लाम इंडिया के अंदर अराइव हुआ था। बहुत सारे इन्वेडर्स, मर्चेंट्स और सूफीज आए थे 636 से लेकर 1761 तक, यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक। कब तक भाई? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसके बीच में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। यहाँ तक देर वर इन्वेजन्स हो रहे थे फॉरेन इन्वेडर्स के, और उनका ऑब्जेक्टिव था अपने एम्पायर को बढ़ाना बेसिकली, ठीक है। लूटपाट करना, वेल्थ को लूटना, ठीक है, और स्प्रेड ऑफ इस्लाम, ये एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी रीजंस थे अटैक के। लोगों ने रेजिस्ट भी किया, इंडिया के लोगों ने, ठीक है। पॉलिसी ऑफ स्वॉर्ड एंड फायर अनसक्सेसफुल हुई कन्वर्जन के लिए। तो अटेम्प्ट्स किए गए, लालच दे के उनके ऊपर टैक्स लगाया गया, जजिया का टैक्स लगाया गया ताकि कन्वर्जन हो, ठीक है। बट देर वर पार्शली सक्सेसफुल, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रेशो नहीं हो पाया। अप्रोक्सीमेट रेशो जो उस टाइम पे माना जाता है अनडिवाइडेड, जो 1800 के टाइम पे, वो था 1/7, यानी 1 मुस्लिम एंड 7 हिंदूज, इस टाइप का एक रेशो फिर भी था, इतना सब ये कन्वर्जन वगैरह का इशू होने के बावजूद भी, ठीक है। तो ये सब 15% से भी कम जो परसेंटेज है कन्वर्जन का। अच्छा, इस टाइम पे एक नई चीज़ इंडिया में स्टार्ट होती है, वैसे तो काफ़ी टाइम से चल रही थी वो, एंशिएंट टाइम से ही, लेकिन अब की बार ये पीक पे थी, ठीक है। वो है भक्ति मूवमेंट। देखिए एक मेजर फीचर था भक्ति मूवमेंट का स्प्रेड होना इस टाइम पे। इसमें क्या था कि इंडियन सोसाइटी के अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट आने लगा था इंडियन सोसाइटी के अंदर, कि भाई ये रिचुअल, सुपरस्टिशन और डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होकर अपनी हिसाब से भक्ति कर सकते थे, ठीक है। इसमें बहुत सारे हमारे साधु संतों के नाम है, गुरुओं के नाम है, रामानंद जी, गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिखिज्म को स्टार्ट किया, चैतन्य महाप्रभु जी, दादू दयाल, नामदेव, तुकाराम, रविदास जी, कबीर दास, मीराबाई, सूरदास, ठीक है, रसखान एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या है, सोसाइटी में जितने भी एविल्स थे, सुपरस्टिशंस थे, उनको हटाया गया। इसके अलावा बहुत सारे इस्लाम के सूफी संत भी थे, ठीक है, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया जी, ठीक है, शेख फरीद जी, सलीम चिश्ती एक्सेट्रा। और इन्होंने जो है सोसाइटी में हारमनी और भाईचारा फैलाया, ठीक है, आपसी मतभेद को दूर करके ये सब चीज़ें इन्होंने स्प्रेड की, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर, जिसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी, मेडाइवल सोसाइटी ऑफ यूरोप एंड इंडिया। हमने देखा कैसे यूरोप के अंदर सोसाइटी थी, क्या सब वहाँ पे हो रहा था, कितने टाइप्स के ग्रुप्स थे। इंडिया की सोसाइटी हमने वेरियस पार्ट्स में पढ़ी, इंडिया की सिचुएशन क्या थी उस टाइम पे। तो इसके साथ हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।